हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने रे ऑप्टिक्स का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लास्ट दो वीडियोस में आपने देखा हमने दोनों टाइप ऑफ एमसीक्यूज कवर किए थे लास्ट के दो वीडियोस में। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं और आपको वो वीडियोस देख के हेल्प मिली होगी एंड रिविजन हुआ होगा आपका एक अच्छा रे ऑप्टिक्स के चैप्टर का। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, सिर्फ पांच ही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऐसे ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। So let's get started with our today's video. I hope आप लोगों ने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है। If not, then do make sure to check out our one shot revision video of all the chapters. So आज हम अपने वेरी शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 17 to 21, बस यही 5 क्वेश्चंस हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू, इन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि अगर आप 17th क्वेश्चन देखोगे तो 17 से स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर रेड लाइट, विल द फोकल लेंथ बी मोर फॉर रेड लाइट सेम और लेस देन एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट। बेसिकली आपको बोला है कि एक बार आप रेड लाइट यूज कर रहे हो, एक बार ब्लू लाइट यूज कर रहे हो, किस केस में लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगी। कैसे कंपेयर करोगे, देखो हमें पता है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है ब्लू लाइट से। ऑफ कोर्स ही बात है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है 7 कलर्स में से। तो अब रेड लाइट की वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है, पहली बात ये देखते हैं कि फोकल लेंथ, क्योंकि आपको भी क्लिक करना चाहिए। मेरे को तो आंसर पता है कि कैसे मतलब कैसे रिलेट करना है, बट आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से आउट ऑफ द ब्लू कैसे आई ये चीज दिमाग में कि यही फॉर्मूला यूज करना है। आप इस चैप्टर में कभी भी कोई भी लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस में याद रखना, 90% क्वेश्चंस में लेंस मेकर फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। जैसे कि अगर आप इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, मतलब 1 म्यू 2 ऐसे करके लिखते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर आप यहां से देखो तो आपको एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी। रिलेशनशिप क्या इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि लेंस मेरा सेम ही है दोनों सिनारियों में, तो लेंस का जो कर्वेचर है r1 r2 वो सेम रहेगा, बट एक रिलेशनशिप क्या इस्टेब्लिश हो रही है कि 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, जैसा कि हम इस पार्ट से देख पा रहे हैं इक्वेशन के। करेक्ट। अब म्यू को कैसे रिलेट कर सकते हैं फिर हम वेवलेंथ से, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसका उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर से ज्यादा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ब्लू कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ब्लू कलर से, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, यानी कि 1/f फॉर रेड कलर इज लेस देन 1/f फॉर ब्लू कलर। करेक्ट, मतलब फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है वो रेड के केस में छोटा होगा। अगर रेसिप्रोकल रेड के केस में छोटा है, इसका मतलब फोकल लेंथ फॉर रेड शुड बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ब्लू। अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि किस सिनेरियो में फोकल लेंथ ज्यादा होगी, रेड वाले सिनेरियो में फोकल लेंथ विल बी मोर देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि नियर विजन ऑफ एन एवरेज पर्सन इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नियर विजन मतलब 25 सेंटीमीटर पे आपकी आंख में इमेज बन रही है, आपकी आई पे 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट विद एन एंगुलर मैग्निफिकेशन, आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, ये v हो जाएगा आपका। अब साइन के साथ रखना है, इमेज क्योंकि आपकी आईज के सामने बन रही है, लेंस के सामने बन रही है, तो माइनस में होगा। क्या बोला है, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। कैसे पता लगेगा, देखो इसको अब थोड़ी सी चीजें थ्योरी में अप्रोक्सीमेट करनी है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है आपको। जैसे कि अगर मैं ये मान लूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो बहुत ही पास रखा है फोकस के, तो हम ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर ले सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा आईज के सामने ही रखा होगा, लेंस के सामने ही रखा होगा, तो यू हमेशा इसलिए -f होगा, साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। v की वैल्यू कितनी गिवन है, -25। करेक्ट, क्योंकि इमेज भी आंखों के सामने बन रही है, लेंस के सामने बन रही है, तो v भी कितना हो गया, -25। हमें क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन कितना होता है, v/u। करेक्ट, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है,
10, v कितना है -25 और u कितना है -f। माइनस से -n कैंसिल हुआ, f कितना आ गया 25/10 यानी कि 2.5, मतलब प्लस का 2.5 सेंटीमीटर। करेक्ट। हमें क्या निकालना था? पावर। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप? पावर क्या हो जाती है? 1/4 फोकल लेंथ। जब हम फोकल लेंथ को किस में रख रहे हैं? मीटर में, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 ऊपर चला गया, 100/2.5। यहाँ से एक डेसिमल हटाओ, ऊपर एक जीरो लगाओ, 25 4 जा 100, जीरो। कितनी आई पावर? 40 डायोप्टर। कैपिटल डी लगा देना है। पावर कितनी होनी चाहिए माइक्रोस्कोप की? 40 डायोप्टर के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अनसिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये साइड ऐसी है, मतलब अनसिमेट्रिकल का मतलब है अगर आपने ये एक्सिस बनाया लेंस का, तो एक साइड का कर्वेचर बड़ा हो सकता है, दूसरी साइड का कर्वेचर छोटा हो सकता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। क्या बोला है? एन अनसिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस forms the image of a point object on its axis। उसने अपने एक्सिस पे वो एक यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, अपने एक्सिस पे उसने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्मेशन कराई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला है? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज? विल द पोजीशन ऑफ द इमेज चेंज इफ द लेंस इज रिवर्स्ड? अब आपको बोला आपने इस लेंस को उल्टा कर दिया। रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया ऐसे। अगर आप लेंस को रिवर्स कर दोगे तब क्या इमेज में कोई चेंज आएगा या नहीं? आप समझते हैं कि इमेज में चेंज कब आना चाहिए, इमेज की पोजीशन में चेंज कब आना चाहिए, ये समझते हैं। अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बताता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। अगर आप एक बात ध्यान से देखोगे, अगर आपने इसको रिवर्स भी करा, रिवर्स करके भी ये बनेगा तो कुछ ऐसा ही ना। रिवर्स करने पे एक चीज सोचनी है कि क्या लेंस को रिवर्स करने के बाद R1 और R2 में कोई चेंज आएगा? अगर आपने लेंस को उल्टा भी कर दिया तो लेंस को रिवर्स करने के बाद भी R1 R2 में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ये चीज कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये चीज कांस्टेंट हो गई। अगर आपने क्या लेंस का मटेरियल बदला, क्या ऐसा आपने बोल दिया कि पहले लेंस ग्लास का बना था या पहले लेंस ग्लास का बनना था और अब लेंस के अंदर पानी भर दिया है, लेंस अब पानी का हो गया है? ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंस सेम ही है, बस उसी सेम लेंस को इन्वर्ट कर रहे हैं। अगर लेंस सेम है तो ये म्यू भी सेम रहेगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा, यानी कि ये चीज भी कांस्टेंट रहेगी। अब इस इक्वेशन की अगर RHS कांस्टेंट है, अगर RHS कांस्टेंट है तो LHS भी तो कांस्टेंट होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। इसका मतलब 1/f शुड आल्सो बी कांस्टेंट, इसका मतलब f शुड आल्सो बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि फोकल लेंथ भी फिक्स रहनी चाहिए उस लेंथ की, उस लेंस की। अगर फोकल लेंथ फिक्स है, ऑब्जेक्ट को आपने आगे पीछे कुछ किया नहीं है, ऑब्जेक्ट को अगर आगे पीछे नहीं करा तो u भी सेम ही है, u भी कांस्टेंट ही है, u कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर f कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, सेम है, तो v भी तो सेम ही होगा, ऑब्जेक्ट भी तो इमेज डिस्टेंस भी तो सेम ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, तो v भी इसका मतलब सेम आएगा। और अगर v सेम आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 90% ऑफ द केसेस में याद रखना लेंस मेकर फॉर्मूला ही यूज करना होगा आपको क्वेश्चंस। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। ये 2 में क्या, ये 3 में भी आ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है? 3 लिक्विड्स हैं, इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, डेंसिटीज उनकी ऑर्डर में गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर गिवन है, उनको बीकर में डाला है। क्या बोला है? हर लिक्विड की हाइट कितनी है, हर लिक्विड कॉलम की h/3। अ डॉट इज मेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर फॉर नियर नॉर्मल विजन, एपरेंट डेप्थ बतानी है आपको डॉट की। अब सबसे पहला जो बड़ा सवाल आना चाहिए आपके मन में, सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि किस ऑर्डर में हम अपने लिक्विड्स को इस बीकर के अंदर रखें। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन कोई ऑर्डर नहीं बता रहा है, जैसे इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए लिक्विड्स का, तो हमेशा याद रखना जिस भी लिक्विड की, अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो जिस भी लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे नीचे रखना है। ठीक है, कि मान लो मैंने क्या बोला, ऐसे हमने 3 लिक्विड के कॉलम बना दिए, टोटल हाइट कितनी थी h, हर लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है h/3 h/3 h/3। ये वाली लिक्विड की डेंसिटी d1 की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर देखोगे तो ये d1 हो गया, ये d2 हो गया, ये d3 हो गया। ठीक है, क्या बोला है आपने? यहाँ बॉटम पे इस बीकर के एक डॉट बनाया, आपको बताना है कि इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी जब आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो।
ठीक है, जब आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है μ1, μ2, μ3। μ1 सबसे ज्यादा है, फिर μ2, फिर μ3 इन ऑर्डर। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। बाहर एयर है, एयर में खड़े हुए हम देख रहे हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। अब देखो कुछ नहीं करना, एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है 3 बार। छोटा सा फॉर्मूला कहता क्या है, रियल डेप्थ, बस यही फॉर्मूला यूज करना है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, क्या बोल रहे हैं, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको किस ऑर्डर में रखना है, μ1 बाय μ2। ठीक है, मतलब रियल डेप्थ क्योंकि आपकी सेकंड रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम में होगी, तो नीचे सेकंड मीडियम लेना है, ऊपर फर्स्ट मीडियम लेना है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। या इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 2μ1 ऐसे करके भी लिख सकते हो इस सिनेरियो के लिए, क्योंकि आप यहाँ ये मीडियम 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 से 2 में लाइट जा रही है, तो हम उस हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अदरवाइज अगर आप वैसे देखोगे जनरली ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो उस केस में हम μ2 बाय μ1 लिखते हैं रियल बाय एपरेंट को, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे 1 से 2 में जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने उस ऑर्डर में आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखो पहले वाले केस के लिए लगाते हैं, जब लाइट जब हम यहाँ पर, अगर हमारी आंख यहाँ पे है, अगर हम सेकंड वाले कॉलम में खड़े होकर देखें तो हमें कैसा दिखेगा। सेकंड कॉलम में अगर हम खड़े होकर देख रहे हैं, मान लो मेरे को यहाँ पे दिखी, हमने बॉटम पे लगाई है, मतलब इसकी जो रियल डेप्थ है, सॉरी इसकी जो रियल डेप्थ है, अगर मैं इसको यहाँ से इरेज करूं और इसको यहाँ बना दूं बॉटम पे, ये इसकी रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, h/3। मान लो ये डॉट यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एपरेंट डेप्थ। इस एपरेंट डेप्थ को मैंने बोल दिया x1। x1 कैसे निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ कितनी थी, h/3 डिवाइडेड बाय μ1 बाय μ2। ठीक है, डिवाइडेड बाय μ1 बाय μ2। तो सिंप्लीफाई अगर करके मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, μ2 बाय μ1, सॉरी ऑर्डर सही कर लेना, ये ऑर्डर सही कर लेना, ये μ2 बाय μ1 होगा नीचे, μ2 बाय μ1, और ऑर्डर अगर हम सिंप्लीफाई करें μ1 बाय μ2 इंटू h/3, ऑर्डर सही कर लेना। ठीक है, ये हो गया x1। अब बात आती है जब हम थर्ड मीडियम में μ3 वाले में खड़े होकर देखेंगे, तो अब रियल डेप्थ कितनी हुई, ये पूरी रियल डेप्थ कितनी हो गई, h/3 प्लस x1। और अब मुझे ये जो यहाँ पे इमेज बनी इसकी, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और अब इसकी इमेज मान लो यहाँ बन गई, ये डिस्टेंस आया x2। तो अब x2 किसके इक्वल हो जाएगा, रियल डेप्थ कितनी थी, h/3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या ऑर्डर लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, μ2 बाय μ3। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया था, तो आपका क्या आ गया, μ3 बाय μ2 इंटू h/3 प्लस x1 इधर रख दोगे तो आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिमिलरली अब ये जो बना, अब अगेन अगर मैं एयर में खड़े होके देखूं, तो मुझे इसकी इमेज कहाँ दिख रही है, मान लो यहाँ दिख रही है, ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया x3, ये x3 होगी मेरी फाइनल डेप्थ जो यहाँ पे मुझे दिखेगा। तो x3 अब क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ कितनी हो गई, h/3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, μ3 बाय μ0, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो μ3 बाय μ0 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया पूरा। डिनोमिनेटर अगर 1 हो गया तो अंदर क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट करते चले जाना है। सब्स्टिट्यूट x3 जो है आपकी, x3 ही एपरेंट डेप्थ आएगी जो आपसे फाइनली क्वेश्चन में पूछी है, ये एपरेंट डेप्थ। अब x3 को देखो निकालने का तरीका क्या है, x3 कितना आया था, h/3, सॉरी पहले μ3 लिख लेते हैं, μ3 इंटू h/3 प्लस x2 था, x2 की जगह क्या लिख दो, μ3 बाय μ2 इंटू h/3 प्लस x1 की जगह क्या लिख दो, μ3 h/3 प्लस μ3 स्क्वायर बाय μ2 इंटू h/3 प्लस x1 की जगह क्या लिख दो, जो ऊपर निकाला था, μ1 बाय μ2 इंटू h/3। कुल मिला के जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपको फाइनली कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, μ3 1 बाय μ3 h/3 1 बाय μ3 प्लस 1 बाय μ3 बाय μ2 प्लस μ3 बाय μ1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा, अंदर μ3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे दोनों कट जाएंगे μ3 से, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आपको मिलेगा h/3 1 बाय μ3 प्लस 1 बाय μ2 प्लस 1 बाय μ1।
दिस विल बी योर apparent depth of that dot. कुछ नहीं करा हमने बस रियल डेप्थ बाय apparent depth इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाया है 3 बार क्यों लगाया है? क्योंकि 3 डिफरेंट इंटरफेसेस पे 3 बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट में इतना ऐसे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इस प्रिज्म के मटेरियल का, ठीक है। मतलब प्रिज्म आपने जिस मटेरियल से बनाया है आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। कितना गिवन है? √3, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। क्या बोला है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। आपसे पूछा है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। मिनिमम डेविएशन पे हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, जो कि जिसका नाम क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि डेल एम इज इक्वल टू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल एम की जगह ए रखोगे तो 2a/2 हो जाएगा, यानी कि साइन ए। म्यू इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन a/2। साइन ए को क्या लिख सकते हो आप? साइन ए को कैसे खोलो? साइन 2 थीटा से। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। अब आप देखोगे ऊपर भी एक साइन a/2 है, नीचे भी साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 cos a/2। ये किसके इक्वल था? म्यू के। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। म्यू कितना गिवन है? √3। 2 को इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू cos a/2। √3/2 कितने एंगल पे होती है कॉस की वैल्यू? 30 डिग्री पे, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू cos 30 डिग्री। अगर ये cos 30 यानी कि a/2 शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म a शुड बी इक्वल टू 30 × 2 यानी कि 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ प्रिज्म शुड ऑल्सो बी 60 एज वेल एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम शुड ऑल्सो बी 60 डिग्रीज। ये हो गया आपका 21st क्वेश्चन, यानी कि लास्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन से अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा सारे ही कॉन्सेप्ट्स का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एंड बोर्ड के पेपर में भी बिल्कुल आ सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली वो जो बीकर वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने 3 लिक्विड्स डाले हैं, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इस बार। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो, एंड इस बार जितना प्रेडिक्शन है कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर ही ज्यादा बनने वाला है। सो आई होप आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच द लास्ट 2 MCQ वीडियोज ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो पोस्टेड द MCQ वीडियो ऑफ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की भी हम ऐसे सारे एग्जाम्पलर की वीडियोज लेकर आने वाले हैं, एज वेल एज हम सारे ही चैप्टर की 1 शॉट वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन के ऊपर स्पेशली वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू मिस दैट वीडियो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो वीडियो देखने से आपको बहुत अच्छा एक टेस्ट मिल जाएगा कि बोर्ड के पेपर में किस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। Please like, share and subscribe to our channel. If you are liking the content, then do also share our video with your friends. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.